गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का आपका टॉपिक है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 31। So what is contingent contract? According to section 31 of the Indian Contract Act 1872, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Thus, it is a contract, the performance of which is dependent upon happening or non-happening of an uncertain event collateral to such contract. तो सबसे पहले देखेंगे कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है। कंटिंजेंट का मतलब है समथिंग दैट मे हैपन और मे नॉट हैपन। ठीक है, समथिंग लाइक दैट इज अनसर्टेन, दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट। तो इसका डेफिनेशन का मीनिंग हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल से। सो सपोज बी है, देर इज सम इंडिविजुअल पर्सन जिसका नाम है बी और एक इंश्योरेंस कंपनी है एंड बी को इंश्योरेंस चाहिए अपने कार के लिए। सो बी इज पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम टू द कंपनी और बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रहा है, सिंस बी ने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फॉर द कार, सो इंश्योरेंस कंपनी बी को इंश्योर कर रहा है कि अगर आपका कार का एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी लॉस हुआ रिलेटेड टू द कार, देन वी विल कॉम्पनसेट फॉर लॉस। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना उन लोग के बीच में। और अब इसके बाद क्या यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन डेफिनेशन का, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना कि इफ द एक्सीडेंट विल हैपन, यहाँ पे है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, इफ द एक्सीडेंट और सम लॉस विल हैपन रिलेटेड टू द कार, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द मनी। ठीक है, विल कॉम्पनसेट फॉर लॉस। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ देन दे विल नॉट कॉम्पनसेट फॉर लॉस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना। फिर दूसरा लिखेंगे इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अब ये कोलैटरल क्या है? कोलैटरल इवेंट है आपका कार का एक्सीडेंट होना। ठीक है, कोलैटरल यानी कि कुछ अनसर्टेन इवेंट है और अनसर्टेन इवेंट क्या है, कार का एक्सीडेंट होना। तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि अगर कार का एक्सीडेंट होगा तब ही इंश्योरेंस कंपनी बी को कॉम्पनसेट करेगा फॉर लॉस, और अगर कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका मेन इवेंट क्या है, यहाँ पे आपका मेन इवेंट है बी एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना, ये है मेन इवेंट एंड ये जो कोलैटरल है ये हो गया आपका सेकेंडरी इवेंट। और ये एक अनसर्टेन है, अगर कार का एक्सीडेंट होगा देन दे विल परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कार का एक्सीडेंट नहीं होगा तो they will not perform। इसलिए यहाँ पे लिखा है thus it is a contract the performance of which is dependent upon happening or non-happening of an uncertain event collateral to such contract। ठीक है, हैपनिंग कार का एक्सीडेंट का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। सिंस ये अनसर्टेन इवेंट है, इसके हैपन होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है मेन इवेंट, मेन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है आपका व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला एग्जाम्पल है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंश्योर बी अप टू ₹20,000 in consideration of B paying ₹1,000 annual premium if B's car meets an accident. This is a contingent contract. So ये सेम एग्जाम्पल जो अभी मैंने समझाया। आगे देखेंगे any ordinary contract can be changed into a contingent contract if its performance made dependent upon the happening or non-happening of an uncertain event collateral to such contract। यानी कि कोई भी एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। और आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला है ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी 10 bales of cotton for ₹20,000 if the ship by which they are coming return safely। तो यहाँ पे भी आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है ये कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी 10 bales of cotton for ₹20,000। तो ए
का बी से एक कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें कि ए सेल करेगा 10 बेल्स ऑफ कॉटन फॉर ₹20,000 और ये कब करेगा, जब आपका ये जो कोलैटरल इवेंट है, अगर जो शिप है जिससे वो बेल्स ऑफ कॉटन आ रहा है वो अगर सेफली रिटर्न करेगा, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल हैपन और एल्स इट विल बिकम वॉइड। ठीक है, दूसरा है A promised to pay ₹50,000 to B if a certain ship does not return, of course after charging usual premium। और ये है आपका इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इसमें क्या है, ए बी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 50,000 दूंगा अगर आपका जो शिप है वो वापस नहीं आया, यानी कि अगर शिप डूब गया या कुछ कुछ मिस हैपनिंग हो गया और शिप वापस नहीं आया, तो ये ए बी को इंश्योर कर रहा है कि मैं आपको 50,000 दूंगा। और ये तभी होगा जब यूजुअल प्रीमियम, ऑब्वियसली बी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब बी ने इंश्योरेंस प्रीमियम कराया होगा इस शिप का, तभी ए प्रॉमिस कर रहा है। तो ये आपका हो गया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा एग्जांपल। और एक देखेंगे, सी एडवांसेस अ लोन ऑफ ₹10,000 टू डी and M promises to C that if D does not repay the loan, M will do so. It is a contract of guarantee. ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस और इंडेमनिटी का मतलब है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गिवन एज पेमेंट फॉर डैमेज और लॉस। So contracts of insurance and contracts of guarantee are popular examples of contingent contracts. So देखेंगे contract of guarantee क्या होता है। तो लास्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर सी में देखे थे, सी एडवांसेस a loan of 10,000 to D and M promises to C that if D does not repay the loan, M will do so. तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पे सी है, सी लोन दिया है 10,000 को, सी मान लेते बैंक है, बैंक ने डी को लोन दिया 10,000 को, और यहाँ पे एम एक्ट कर रहा है एज अ गारंटर। ठीक है, अगर डी आपको आपका लोन वापस नहीं दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट आई विल रिपे द लोन। तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये भी आपका कोलैटरल इवेंट है, यानी कि अगर डी पैसा नहीं दिया तो एम का कॉन्ट्रैक्ट, एम और सी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर डी पैसा दे दिया तो एम का बात ही नहीं आएगा, एम और सी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो इन दोनों का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है डी के बिहेवियर पे। अगर डी ने पैसा दे दिया then M will not have to perform, and if D doesn't repay the loan, then M will have to perform the contract. तो ये भी आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। सो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्या क्या चीज है जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है, और ये तीनों चीज ही एक कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट बनाता है। पहला है द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द कंटिंजेंसी, दैट इज द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। दूसरा है द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, the happening or non-happening of such future event should not form an essential part of the contract, but it should be collateral to it. Then third है the event must be uncertain. Example, the occurring of an accident. जैसे कि वही सेम एग्जाम्पल लेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। पहला देखेंगे the performance of such contracts depends upon the contingency, that is the happening or non-happening of future event। मतलब the performance of such contract, ये कॉन्ट्रैक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, the happening or non-happening of such future event should not form an essential part of the contract, but it should be collateral to it। यानी कि द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट का ये है कोलैटरल इवेंट। ठीक है, और इसका हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सच
future event should not form an essential part कह रहा है। तो ये जैसे कि मैंने पहला स्लाइड में जब एक्सप्लेन करी थी तो मैं बताई थी ये आपका एसेंशियल पार्ट नहीं है। मेन कॉन्ट्रैक्ट आपका ये है, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ये सेकेंडरी इवेंट पे, ये है कोलैटरल इवेंट, इस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका एसेंशियल पार्ट नहीं है, एसेंशियल ये है। तो सेकेंड पॉइंट वो कहता है द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, एग्जाम्पल अकरिंग ऑफ एन एक्सीडेंट। तो ये सिंपल है, ये जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बता नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा, दैट इज अनसर्टेन। आगे देखेंगे रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये रूल्स आपका सेक्शन 32 टू सेक्शन 36 कैरी करता है। सेक्शन 32 टू सेक्शन 36 आपका डील करता है रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर सिर्फ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो डील करता है आपका सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक, क्योंकि जो सेक्शन 31 है वो डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और सेक्शन 32 से लेकर 36 तक उसके रूल्स के बारे में बताता है। तो पहला रूल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, a contracts contingent upon the happening of a future uncertain event cannot be enforced by law unless and until that event has happened. In case the event becomes impossible, such contracts becomes void. The example है A contracts to pay B a sum of money as loan when B marries C. C dies without being married to B, the contract becomes void. तो यहाँ पे कह रहा है ये जो contingent है, contracts contingent upon the happening of a future uncertain event। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो future uncertain event है, जैसे C dies without, यहाँ पे एक contract बना कि A B को sum of money as a loan पे करेगा अगर B marries to C। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है C dies without being married to B। यहाँ पे जो इवेंट है, जो अनसर्टेन इवेंट है, वहां पे क्या हो रहा है कि जो C है, अनसर्टेन इवेंट है कि C जिंदा रह सकता था या तो वो मर सकता था, बट यहाँ पे वो मर गया है। C dies without being married to B। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि जो C है he has died, then the contract becomes void। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 contracts contingent upon the non-happening of a future uncertain event can be enforced by law unless and until that event has happened. In case the event becomes impossible, such contracts becomes void. The example A agrees to pay B a sum of money as insurance claim if a certain ship does not return. The ship is sunk. The contract can be enforced when the ship sinks. तो यहाँ पे क्या है अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इवेंट क्या था कि शिप विल रिटर्न और विल नॉट रिटर्न। तो यहाँ पे क्या है शिप डिड नॉट रिटर्न, नॉन हैपनिंग हुआ इवेंट का। शिप इज संक एंड शिप वापस नहीं आया, तो क्या हो गया द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा क्योंकि ए एग्री किया था बी को अगर शिप वापस नहीं आएगा देन आई विल पे यू अ सम ऑफ मनी। ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये since ship वापस नहीं आया तो this agreement will happen, this contract will take place, they will perform। और A क्या है A पे करेगा B को a sum of money क्योंकि ship does not return। ठीक है ना, if a certain ship does not return तो A ने कहा था A will pay B as an insurance। तो उसने इंश्योर किया था B को अगर शिप वापस नहीं आया देन आई विल पे यू अ मनी। तो वही हुआ, शिप वापस नहीं आया तो A को B को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हाउ अ थर्ड पार्टी विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies। तो ये एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज ये एक एग्रीमेंट बना कि ए ऑफर कर रहा है टू सेल अ कार फॉर ₹5 लाख
टू बी, ठीक है, ए और बी के बीच में ऐसा एग्रीमेंट, ए ने कहा बी को कि मैं एक अपना गाड़ी बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपीज में, देन आई ऑफर यू, विल यू एक्सेप्ट माई ऑफर? तो बी क्या कहता है, बी नीड्स 2 वीक्स टाइम टू डिसाइड। बी कहता है मुझे 2 वीक का टाइम दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे कार लूंगा या नहीं। तो उसी टाइम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एग्रीमेंट बनता है एम और ए के बीच में। एम कहता है कि आई वॉन्ट टू बाय अ कार फ्रॉम यू, ठीक है, एम को ए का कार खरीदना है। देन ए क्या कहता है, ए सेज ओके, आई आई एक्सेप्ट योर ऑफर, आई विल सेल यू माई कार ओनली इफ बी रिफ्यूजेस टू बाय। मतलब मैं आपको कार दूंगा, लेकिन बस एक ही कंडीशन पे, अगर बी कार लेने से मना कर दिया, ठीक है। अगर बी 2 वीक के बाद, 2 वीक का टाइम है बी के पास, 2 वीक में अगर उन्होंने उसने कार मना कर दिया, या अगर उसने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, देन आई विल सेल यू द कार। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पार्टी, हाउ अ थर्ड पार्टी विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। मतलब ये थर्ड पार्टी का एक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर बी एग्री किया टू बाय अ कार, तो ये दोनों का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर बी एग्री नहीं किया, अगर बी को कार नहीं लेना है, तो ये एम और ए के बीच में जो एग्रीमेंट है वो टेक प्लेस करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। आगे है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 subsection 1, contract contingent upon the happening of an event within a fixed time becomes void if at the expiration of the time such event has not happened, or if before the time fixed such event becomes impossible. Example है, A promised to pay B a sum of money as loan if a certain ship returned within a year. The contract may be enforced if the ship returns within a year and becomes void if the ship is burnt within the year, or if the ship does not return within a year. तो यहाँ पे आपका बीन क्या है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे है फिक्स टाइम क्या है, विद इन अ ईयर। यहाँ पे ए प्रॉमिस कर रहा है बी को टू पे अ सम ऑफ मनी एज लोन इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न। अगर हैपन होगा, इफ अ सर्टेन शिप happens to return within a year, the contract will be enforced, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा एंड वो होगा, दे विल परफॉर्म अगर शिप वापस आ गया विद इन अ ईयर। बट एंड बिकम्स वॉइड, बट वो वॉइड हो जाएगा अगर शिप वापस नहीं आया, अगर शिप या तो डूब गया और इफ इट इज बर्न्ड विद इन अ ईयर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आगे है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 सब सेक्शन 2, contract contingent upon the non-happening of an event within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened, or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen. यहाँ पे A promised to pay a sum of money as insurance claim if a certain ship does not return within a year. पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, इफ द शिप रिटर्न्स देन ही विल गिव हिम द लोन, ठीक है। बट यहाँ पे है, यहाँ पे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर शिप वापस नहीं आया देन आई इंश्योर यू दैट आई विल पे यू द मनी फॉर योर लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर और इज बॉन्ड विद इन द ईयर। यानी कि अगर नॉन हैपनिंग हुआ ऑफ एन इवेंट, यानी कि अगर शिप वापस नहीं आया, तब जो इंश्योरेंस है वो काम करेगा, तब जो ए है वो बी को इंश्योरेंस एज इंश्योरेंस, सिंस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, तो वो उसको पे करेगा उसके लॉस के लिए, सिंस शिप रिटर्न नहीं किया विद इन अ ईयर। यहाँ पे क्या फिक्स टाइम विद इन अ ईयर। जैसे कार एक्सीडेंट में भी हमने देखा था, अगर 1 साल में आपका कार एक्सीडेंट नहीं किया तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास, क्योंकि हम लोग यूजुअली कार या बाइक या स्कूटी इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो 1 साल का ही पीरियड होता है। 1 साल में अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको लॉस का कंपनसेशन देगा इंश्योरेंस कंपनी, अगर नहीं हुआ तो नहीं देगा। तो यही है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, उसी पे डिपेंड करता है आपका कंटिंजेंट
कॉन्ट्रैक्ट हैपन होगा या नहीं, क्योंकि कंटिजेंट का मतलब ही होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर, इफ इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन, मतलब फ्यूचर की घटना होगी या नहीं होगी उस पर डिपेंड करता है। आगे है लास्ट है, ये लास्ट सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस are void, whether the impossibility of the event is known or not known to the parties to the agreement at the time it is made. Example है, A agrees to pay a B 1000 as a loan if two straight lines should enclose a space. The agreement is void. तो ये पहला agreement ही void है because it is impossible to perform. दूसरा भी है, A agrees to pay B rupees 1000 as a loan if B will marry A's daughter C. C was dead at the time of the agreement is void. तो यहाँ पे A और B के बीच में भी agreement बन रहा है कि A that if B will marry A's daughter C, तो A will pay him the loan. बट यहाँ पे क्या है, C तो already dead है at the time of the agreement, तो यहाँ पे agreement is void. सो आगे देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। तो वेजरिंग एग्रीमेंट हमने क्लासेस में देखा था। वेजरिंग का मतलब होता है बेटिंग, और उसमें भी टू पार्टीज एग्री होते हैं फॉर एन अनसर्टेन इवेंट। तो पॉइंट्स देखेंगे। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू आर एज अंडर: अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज वेजरिंग एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो एब्सोल्युटली वॉइड रहता है, यानी कि वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड रहता है स्टार्टिंग से ही, वो वैलिड बन ही नहीं सकता। दूसरा है, इन अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज हैव रियल इंटरेस्ट इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। एग्जाम्पल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, whereas in a wager the parties are not interested in the occurrence of the event except for the winning or losing the bet amount. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होता है दोनों ही पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है। किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस हो रहा है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का, तो जिसका प्रॉपर्टी है उसका भी रियल इंटरेस्ट है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका भी रियल इंटरेस्ट है। ठीक है, वो इवेंट अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट पे। और वेजरिंग एग्रीमेंट पे कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टी का जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं रहता है इवेंट के होने नहीं होने पे, उनका बस इंटरेस्ट रहता है इजी मनी मेकिंग में। थर्ड है, इन अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट is merely collateral, whereas in a wagering agreement, the uncertain event is the sole determining factor of the agreement. तो यहाँ लास्ट डिफरेंसेस में कहा जा रहा है कि जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेयरली कोलैटरल। तो हमने देखा था डेफिनेशन पे ही कि कोलैटरल इवेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन वेजिंग एग्रीमेंट पे कोलैटरल इवेंट नहीं रहता है। द अनसर्टेन इवेंट इज द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट। तो ये है इनका डिफरेंसेस। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना ही टॉपिक्स था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अबाउट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। So thank you.